और रुख करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 समिट में भाग लेने के लिए समिट स्थल पर पहुंचे, जहां उनका स्वागत साउथ अफ्रीकी के राष्ट्रपति ने किया। प्रधानमंत्री मोदी ने समिट में शामिल अन्य देशों के शीर्ष नेताओं के साथ पारिवारिक तस्वीर भी ली और समिट के दौरान उन्होंने ब्राजील के राष्ट्रपति समेत विश्व के कई नेताओं से मुलाकात और द्विपक्षीय बातचीत भी की। प्रधानमंत्री ने वैश्विक मुद्दों, आर्थिक सहयोग और आपसी संबंधों को मजबूत करने पर भी जोर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में आयोजित इंटरनेशनल बुक फेस्टिवल का दौरा किया। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बच्चों को किताबें भी वितरित की और उन्हें पढ़ाई और ज्ञान की महत्ता के बारे में प्रेरित किया। अहमदाबाद में आयोजित इस बुक फेस्टिवल में देश विदेश से लेखक, प्रशंसक और पुस्तक प्रेमी शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों और युवाओं में पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ाना और इस दौरान अमित शाह ने फेस्टिवल में लगी विभिन्न किताबों और प्रदर्शनियों का भी अवलोकन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हैदराबाद में आयोजित सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट इन मध्य प्रदेश में प्रदेश की निवेश संभावनाओं से उद्योगपतियों को अवगत करवाया। इस सत्र में मुख्यमंत्री ने प्रमुख उद्योगपतियों और निवेशकों से मीटिंग और 1-to-1 चर्चा की। कार्यक्रम में कुल बता दें कि 37,600 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें से लगभग 27,800 रोजगार सृजित हुए। मुख्यमंत्री ने निवेशकों का मध्य प्रदेश में स्वागत किया और प्रोत्साहनकारी नीतियों के तहत निवेश बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई। इस सेशन के जरिए प्रदेश में उद्योग और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिला और निवेशकों को बेहतर अवसर प्रदान किए जाएंगे। और इसके साथ ही बता दें कि निवेशकों का मध्य प्रदेश में और बढ़ावा मिलने के लिए जोर दिया गया, जहां बता दें कि सीएम मोहन यादव ने बातचीत भी की, चर्चा भी की। हैदराबाद में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से भेंट की। इस बैठक में दोनों नेताओं ने निवेश, उद्योग, ऊर्जा और कृषि विकास जैसे विषयों पर विस्तार से बातचीत की। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तेलंगाना में व्यापार और औद्योगिक सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर जोर दिया। वहीं रेवंत रेड्डी ने मध्य प्रदेश के साथ सांस्कृतिक और आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने पर भी अपनी प्रतिबद्धता जताई है। और हैदराबाद में शिखर बैठक संपन्न होने के बाद सीएम मोहन यादव ने रेवंत रेड्डी से मुलाकात करी। निवेश, उद्योग, कृषि पे चर्चा की गई। व्यापार सहयोग के बढ़ावे पे जोर दिया गया है। और इसके साथ ही हम आपको बता दें कि व्यापार सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया। हैदराबाद में शिखर बैठक संपन्न और मजबूत करने पर अपनी प्रतिबद्धता जताई है। सीएम मोहन यादव ने मुलाकात की रेवंत रेड्डी से, जहां बता दें कि बैठक में तमाम अहम मुद्दों पे चर्चा की गई और इसके साथ ही बता दें कि कृषि विकास जैसे विषयों पर विस्तार से बातचीत हुई। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तेलंगाना व्यापार और औद्योगिक सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर जोर दिया। वहीं रेवंत रेड्डी ने मध्य प्रदेश के साथ सांस्कृतिक और आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने पर अपनी प्रतिबद्धता जताई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा ने महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भेंट की। मुख्यमंत्रियों की मुलाकात दोनों राज्यों के द्विपक्षीय संबंधों और विकास के मुद्दों पर हुई। दोनों नेताओं ने पर्यटक, निवेश और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा भी की
और इसके साथ ही बता दें कि उदयपुर एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई। द्विपक्षीय संबंध और विकास पर चर्चा की गई। इसके साथ ही बता दें कि इस दौरान दोनों नेताओं ने दोनों राज्यों के संबंधों और विकास पर चर्चा की है। उदयपुर एयरपोर्ट पर यह मुलाकात हुई, जहां एक दूसरे को, और इसके साथ ही बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भेंट की। मुख्यमंत्रियों की मुलाकात दोनों राज्यों के द्विपक्षीय संबंधों और विकास के मुद्दों पर हुई। दोनों नेताओं ने पर्यटन, निवेश और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा की। और इसके साथ ही बता दें कि उदयपुर एयरपोर्ट पे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों की भेंट हुई है। और इसके साथ ही बता दें कि इस मुलाकात में दोनों राज्यों के विकास और इसके साथ ही अन्य मुद्दों पे भी चर्चा की गई है। असम सरकार और इसके साथ ही बता दें कि एएएसयू के बीच लोक सेवा भवन में तीसरी बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी मौजूद रहे। बैठक में दोनों पक्षों ने प्रदेश के विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की और समाधान निकालने के प्रयास किए। मुख्यमंत्री ने बातचीत को सकारात्मक और सौहार्दपूर्ण बताया। वहीं एएएसयू ने भी संवाद को बता दें कि सकारात्मक बताया है। गुवाहाटी से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां असम सरकार और एएएसयू बीच तीसरी बैठक हुई है और यहां मुख्यमंत्री भी उपस्थित रहे, जहां प्रदेश के मुद्दों पर चर्चा की गई है। और इस बैठक को काफी सकारात्मक बताया गया है, जहां कई मुद्दों पे चर्चा देखने को मिली। सौहार्दपूर्ण इस बैठक को बताया गया और यहां असम के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। असम सरकार और इसके साथ ही बता दें कि असम स्टूडेंट्स यूनियन के बीच लोक सेवा भवन में तीसरी बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में असम के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे और बैठक में दोनों पक्षों ने प्रदेश के विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की और समाधान निकालने के प्रयास किए। मुख्यमंत्री ने बातचीत को सकारात्मक और सौहार्दपूर्ण बताया, तो वहीं एएएसयू ने भी संवाद को काफी सकारात्मक बताया है। पश्चिम बंगाल की राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने अपने कार्यकाल की तीसरी वर्षगांठ राजभवन में मनाई। इस अवसर पर उन्होंने कोलकाता के राजभवन में योग जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया और स्वयं योगाभ्यास में भाग लिया। राजभवन में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य योग के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना बताया गया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने गवर्नर के साथ योगाभ्यास कर स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन पर ध्यान केंद्रित भी किया। कोलकाता से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां राज्यपाल ने योगाभ्यास किया। तीसरे कार्यकाल वर्षगांठ पे इसका आयोजन किया गया है। कोलकाता राजभवन में इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया, जहां योग जागरूकता बढ़ाने का प्रयास के चलते इसका आयोजन किया गया है और स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन पर जोर दिया गया। इसके साथ ही बता दें कि कोलकाता से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से यहाँ योगाभ्यास और बच्चों ने भी यहाँ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने अपने कार्यकाल की तीसरी वर्षगांठ राजभवन में मनाई। इस अवसर पर उन्होंने कोलकाता के राजभवन में योग जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया और स्वयं भी उन्होंने बता दें कि योगाभ्यास भी किया। राजभवन में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य योग के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना बताया गया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने गवर्नर के साथ योगाभ्यास कर स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन पर ध्यान केंद्रित किया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने साइकिल चालकों को बधाई दी और कहा कि ये कार्यक्रम संसद खेल महोत्सव से जुड़ा हुआ है। उन्होंने बताया कि इस स्थान का विशेष महत्व है, क्योंकि प्रधानमंत्री 8 जुलाई 2023 को बीकानेर आए थे और साइकिल चालकों ने उनका स्वागत किया था, जिसकी तस्वीर दुनिया भर में देखी गई। चालकों को यहाँ सम्मानित किया गया है। खेल महोत्सव पर केंद्रीय मंत्री का बयान सामने आया। हमारे जो साइकिलिस्ट आए हुए हैं, नंबर टीवी को कनेक्ट कर दो। ये साइकिलों पे हैं सब, उनको सबको बधाई। ये एक ऐसा इवेंट है आज के दिन, इसमें सांसद खेल महोत्सव
जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक सोच है वो भी जुड़ा हुआ है। ये स्थान भी 51 जुड़ा हुआ है। इसके 51, साक्षी रहे हमारे सुमित गोदारा जी, हाँ। जो माननीय मंत्री हैं हाँ। राजस्थान सरकार में, हमारे माननीय एमएलए विश्वनाथ जी, ताराचंद जी, ये स्थान के साक्षी रहे हैं कि यहाँ प्रधानमंत्री जी 8 जुलाई 2023 को इसी स्थान पे उतरे थे और उनको प्रधानमंत्री जी को साइकिलिस्ट ही एस्कॉर्ट करके ले जा रहे थे। तो वो जो सीन था, वो सीन पूरी दुनिया में गया। और मुझे प्रधानमंत्री जी ने भी चर्चा करके पूछा, मनोहर लाल जी भी आगे हैं हल्दीराम ग्रुप से, पूछा कि ये जो जगह है, आपने जो कार्यक्रम कराया था, इसमें जो साइकिलिस्ट थे वो कहाँ के थे? मैंने कहा ये सब बीकानेर के थे। बोला बीकानेर में साइकिल चलाना और साइकिल के प्रति इतना रुझान रहता है। मैंने कहा 50 तो एक साइड में लड़कियां थी सर, और 50 एक साइड में लड़के थे, और उन्होंने विकसित भारत 2047 का टी शर्ट पहन रखा था। तब उन्होंने कहा फिर तो वो स्थान भी महत्वपूर्ण है और साइकिल चलाने वालों को भी मेरी तरफ से बधाई देना और कोई प्रोग्राम वहां करना। मेरे दिमाग में तब से ही बैठ गया कोई प्रोग्राम करना है। तो यही स्थान हमने चुना। टूर दे फ्रांस एक कार्यक्रम होता है फ्रांस में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम होता है। उसमें शायद 2000 से ज्यादा साइकिलिस्ट भाग लेते हैं। लेकिन आने वाले समय में मैं सीएफआई के जितने भी यहाँ अधिकारी आए हुए हैं, राजेश जी और उनकी टीम के लोग, उनको कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में ये आज का इवेंट आज के दिन ही होगा ऐसा नहीं, आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे और जगह यही रखेंगे। मुंबई में अभिनेता सुनील शेट्टी और इसके साथ ही नेवी कमांड के चीफ वाइस कृष्णा स्वामीनाथ ने WNC नेवी हाफ मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुंबई में आयोजित इस हाफ मैराथन में नेवी के जवानों के साथ साथ नागरिक और खेल प्रेमी भी शामिल हुए। चीफ कृष्णा स्वामीनाथन और बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी ने मैराथन की शुरुआत करते हुए प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाया। इस आयोजन का उद्देश्य खेल और फिटनेस के महत्व को बढ़ावा देना और समृद्धि सुरक्षा बलों के साथ जनसंपर्क को मजबूत करना बताया गया है। मुंबई से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मुंबई में WNC नेवी हाफ मैराथन का आयोजन किया गया, जहां अभिनेता सुनील शेट्टी और इसके साथ ही बता दें कि मैराथन में जवान और नागरिक भी शामिल हुए। खेल और फिटनेस को लेकर यहां बढ़ावा दिया गया है। मुंबई में अभिनेता सुनील शेट्टी और वेस्टर्न नेवी कमांड के चीफ ने यहां WNC नेवी हाफ मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुंबई में आयोजित इस हाफ मैराथन में नेवी के जवानों के साथ साथ नागरिक और खेल प्रेमी भी शामिल हुए। चीफ वाइस कृष्णा स्वामीनाथन और बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी ने मैराथन की शुरुआत करते हुए प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाया और इस आयोजन का उद्देश्य खेल और फिटनेस के महत्व को बढ़ावा देना और समृद्धि सुरक्षा बलों के साथ जनसंपर्क को मजबूत करना बताया गया है। पच्चीस नवंबर को श्री राम जन्मभूमि मंदिर में भव्य ध्वजारोहण समारोह का आयोजन होने जा रहा है। इस ऐतिहासिक मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समारोह में उपस्थित होंगे और राम मंदिर के शिखर पर ध्वज फहराएंगे। मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम और धार्मिक अनुष्ठानों के साथ यह समारोह श्रद्धालु और देशवासियों के लिए यादगार अवसर साबित होगा। अयोध्या से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बता दें कि भव्य ध्वजारोहण समारोह का आयोजन होगा। पीएम मोदी यहां शिखर पर ध्वजारोहण करेंगे। मंदिर परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। और 25 नवंबर को श्री राम जन्मभूमि मंदिर में भव्य ध्वजारोहण समारोह का आयोजन होने जा रहा है। इस ऐतिहासिक मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समारोह में उपस्थित होंगे और राम मंदिर के शिखर पर ध्वज फहराएंगे। मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम में और धार्मिक अनुष्ठान के साथ ये समारोह श्रद्धालु और देशवासियों के लिए यादगार अवसर साबित होगा।
आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐतिहासिक बदलाव की। ऐसा बदलाव जो देश के करोड़ों कर्मचारियों, वर्कर्स और अप्रवासी मजदूरों, महिलाओं और कर्मचारियों की जिंदगी बदलने वाला है। केंद्र सरकार ने 29 पुराने श्रम कानूनों को हटाकर सिर्फ 4 नए लेबर कोड्स लागू किए हैं। इन कानूनों के तहत वेतन, काम के घंटे, सुरक्षा, महिलाओं के अधिकार और सामाजिक सुरक्षा में बड़े बदलाव किए गए हैं। सबसे बड़ा बदलाव है ग्रेच्युटी, जो पहले 5 साल बाद मिलती थी, अब सिर्फ 1 साल की नौकरी पे भी मिलेगी। यह बदलाव क्या है, इससे किसे फायदा होगा और आप कैसे इसे समझ सकते हैं, इसी को लेकर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। भारत में पिछले कई दशकों से श्रम कानून 29 तरह के थे, जटिल, उलझे हुए और अक्सर कर्मचारियों और कंपनियों दोनों के लिए समझना मुश्किल। लेकिन अब एक बड़े सुधार के तहत इन सभी को सीमित कर दिया गया है। सिर्फ 4 लेबर कोड्स में ये चारों कोड हैं वेजेस कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कोड। इनका मकसद है कामगारों के अधिक सुरक्षित करना, कंपनियों के ऊपर अनावश्यक बोझ घटाना और देश की वर्कफोर्स को नई दिशा देना। अब बात देश भर में सबसे चर्चित बदलाव की, ग्रेच्युटी। पहले ग्रेच्युटी सिर्फ उन्हें मिलती थी जिन्होंने एक ही कंपनी में 5 साल लगातार काम किया हो, जो परमानेंट कर्मचारी हो। लेकिन अब कानून बदल गया है। नए नियम के तहत सिर्फ 1 साल नौकरी करने पर भी कर्मचारियों को ग्रेच्युटी मिलेगी। ये लाभ अब कॉन्ट्रैक्ट और फिक्स्ड टर्म कर्मचारियों को भी मिलेगा। पहले का 5 साल वाला नियम खत्म। इसका मतलब कि अब लाखों कर्मचारी जो पहले से लाभ से बाहर थे, वो भी इसका फायदा उठा पाएंगे। ग्रेच्युटी निकालने का फॉर्मूला सरल है, अंतिम सैलरी गुना 15/26 गुना कम किए गए साल अंतिम सैलरी में बेसिक पे प्लस डीए शामिल होता है। उदाहरण के तौर पर अगर आपकी अंतिम बेसिक सैलरी 30,000 है और आपने कंपनी में 1 साल काम किया, तो ग्रेच्युटी होगी 30,000 गुना 15/26 गुना 1, यानी 1 साल की नौकरी पर भी ग्रेच्युटी अब मिल सकेगी। नए श्रम कोड में पहली बार देश में गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को अधिकार दिए गए हैं। मतलब जोमैटो, स्विगी, उबर, ओला, रैपिडो, अर्बन कंपनी जैसी कंपनियों से जुड़े डिलीवरी पार्टनर्स, ड्राइवर, फ्रीलांस वर्कर्स और अब कानून के तहत सुरक्षा मिलेगी। इनके लिए एग्रीगेटर कंपनियों को अपनी सालाना आय का 1-2% सामाजिक सुरक्षा फंड में जमा करना होगा। ये फंड इन वर्कर्स की सिक्योरिटी, वेलफेयर और मेडिकल लाभों के लिए इस्तेमाल होगा। ये बड़ा कदम है क्योंकि पहले तक गिग वर्कर्स के पास कोई कानूनी सुरक्षा नहीं। नए श्रम कानून महिलाओं को लेकर भी बड़े बदलाव लाते हैं। अब महिलाएं किसी भी शिफ्ट में काम कर सकती हैं यदि सुरक्षा सुनिश्चित हो। मैटरनिटी बेनिफिट और मजबूत होगा। नाइट शिफ्ट में काम करने वाले की अनुमति सुरक्षा के साथ दी जाएगी। इससे महिलाओं के रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे। अब ईपीएफओ, ईएसआई को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर किया जाएगा। इससे सुविधाएं सीधे खाते में मिल सकेंगी। नए लेबर कोड के तहत माइग्रेंट वर्कर्स को एक राज्य से दूसरे राज्य में काम करने पर भी लाभ मिलेगा। राशन, स्वास्थ्य सुविधाएं और सुरक्षा तक पहुंच आसान होगी। काम बदलने या ठेकेदार बदलने पर लाभ नहीं रुकेगा। ये बदलाव महामारी के बाद से सबसे बड़ा सामाजिक सुरक्षा कदम माना जा रहा है। अब बात करते हैं कि किन किन को कितना और कैसे लाभ मिलेगा। स्थायी कर्मचारी वेतन की नई परिभाषा से पीएफ ज्यादा होगा। लंबी अवधि में रिटायरमेंट फंड मजबूत। कॉन्ट्रैक्ट और फिक्स्ड टर्म कर्मचारी अब वो भी ग्रेच्युटी पाएंगे। 1 साल वाले नियम से सबसे बड़ा फायदा इसी वर्ग को, वर्किंग महिलाएं, सुरक्षा प्लस लचीली शिफ्ट प्लस कानूनी अधिकार, असंगठित और माइग्रेंट मजदूर, सरकार के सीधे पोर्टल से सामाजिक सुरक्षा, गिग वर्कर, पहली बार कानून की सुरक्षा, कंपनियों द्वारा बनाया गया सोशल सिक्योरिटी फंड। कुल मिलाकर नए कानून कर्मचारियों की सुरक्षा बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। हालांकि इन बदलावों के साथ कोई चुनौतियां भी सामने आती हैं। कंपनियों की लागत बढ़ेगी, नए सैलरी स्ट्रक्चर को लागू करना मुश्किल होगा। गिग वर्कर्स के लिए सिस्टम सेटअप में समय लगेगा। राज्यों को कोड लागू करने में तकनीकी संसाधनों की जरूरत। फिर भी विशेषज्ञ मानते हैं कि लंबे समय में ये सुधार देश की वर्कफोर्स को मजबूत करेगा। नई लेबर कोड्स का ये बदलाव न सिर्फ कर्मचारियों के लिए फायदेमंद है, बल्कि भारत की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था में एक नया अध्याय भी खोलता है। ग्रेच्युटी में बदलाव, महिलाओं के अधिकार, गिग वर्कर्स की पहचान, ये सिर्फ कानूनी सुधार नहीं बल्कि करोड़ों कामगारों के जीवन में एक नई उम्मीद है। नए श्रम कानून पर वो पूरी तस्वीर जो आने वाले वक्त में देश के करोड़ों कर्मचारियों,
गिग वर्कर्स, प्रवासी मजदूरों और महिलाओं के कार्य क्षेत्र को नए नियमों, नई सुरक्षा और नए अधिकारों के साथ बदलने जा रही है। अब असली सवाल ये है कि क्या ये बदलाव जमीनी स्तर पर उतनी ही तेजी से लागू होंगे जितनी तेजी से उम्मीदों में जगह बना रहे हैं? ये आने वाला समय बताएगा। राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में स्मॉग की परतें छाई हुई हैं, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर खतरा बढ़ गया है। दिल्ली के मोतीबाग, मयूर विहार, अक्षरधाम, इंडिया गेट, कर्तव्य पथ और आईटीओ इलाके में घनी स्मॉग ने शहर को ढक दिया है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार इन इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी ही ज्यादा खराब श्रेणी में है और विशेषज्ञों ने लोगों से बाहर निकलते समय मास्क पहनने और संवेदनशील लोगों को घर पर रहने की सलाह दी है। स्मॉग और प्रदूषण की वजह से स्कूलों और स्वास्थ्य सेवाओं पर भी अब काफी ज्यादा असर पड़ सकता है और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पहली आईटीओ की है, दूसरी इंडिया गेट की है, तीसरी मोतीबाग की है, चौथी अक्षरधाम की है, पांचवी मयूर विहार की है और इसके साथ ही इन पांचों जगह पे आप देख सकते हैं कि घनी स्मॉग की परतें देखने को मिल रही हैं। दृश्यता काफी ज्यादा कम हो चुकी है और विशेषज्ञों ने लोगों को सलाह दी है कि मास्क जरूर पहने और प्रदूषण से अब स्वास्थ्य काफी ज्यादा प्रभावित होता हुआ भी नजर आ रहा है। और इसके साथ ही बता दें कि गंभीर श्रेणी में AQI दर्ज किया जा रहा है और जो लोग पहले से ही काफ़ी गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक साबित होता हुआ नजर आ रहा है और राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में स्मॉग की परत छाई हुई है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर खतरा बढ़ गया है। दिल्ली के मोतीबाग, मयूर विहार, अक्षरधाम, इंडिया गेट, कर्तव्य पथ और आईटीओ इलाके में घनी स्मॉग ने शहर को ढक दिया और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार इन इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी ही खराब श्रेणी में है। विशेषज्ञों ने लोगों से बाहर निकलते समय मास्क पहनने और संवेदनशील लोगों को घर पर रहने की सलाह दी है। स्मॉग और प्रदूषण की वजह से स्कूलों और स्वास्थ्य सेवाओं पर भी असर पड़ सकता है, जिसके चलते लोगों को सावधानी बरतने की अपील की गई है। इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से दृश्यता काफी कम हो गई है सड़कों पे। बता दें कि अब दुर्घटनाओं की भी आशंका काफी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि दृश्यता ना साफ होने के कारण अब दुर्घटनाओं की संभावना ज्यादा है और इसके साथ ही सड़कों पर बता दें कि वाहनों की रफ्तार भी काफी ज्यादा धीमी हो गई है और प्रदूषण से स्वास्थ्य काफी ज्यादा प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना।